ये धर्मेंद्र जी, बाकी साथी भी बताएं कि नवाब मलिक का क्या मामला है, ना उगला जाए ना निगला जाए। देखिए, जैसे मैंने आपको इसके पहले, ये सब अरेंजमेंट्स है। देखिए, नवाब मलिक अगर चुनकर आते तो उसका फायदा किसको होने वाला है? अगर बीजेपी। इन यानी इनको अगर नंबर्स चाहिए तो नवाब मलिक अगर चुनकर आते हैं तो इनके साथ ही बैठेंगे ना, और कहाँ बैठेंगे? तो देखिए, कुछ चीजें जो हम लोग बोलते हैं किसके लिए, दिखाने के लिए होती है, कुछ चीजें चबाने के लिए होती है। तो ये चीज सना, उनकी लड़की लड़ेगी, यहां से नहीं लड़ेगी वो, जो पिताजी का उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से लड़ेगी, वो ओके है, उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन पिताजी को हम आपका उम्मीदवार महायुति का नहीं मानती, क्योंकि उनके तरफ केस चालू है, उनके अगेंस्ट केस चालू है, दैट इज ओके। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई भी बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ गुरु चेला आमने सामने है। तो यहाँ ऐसी कंडीशन है कि अबू आजमी, जिन्होंने नवाब मलिक को पहली बार टिकट दिया था समाजवादी का, और चुन के लाया था समाजवादी टिकट से, बाद में वो छोड़कर, तब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था शायद, तो फिर वो उधर एनसीपी में चले गए, कांग्रेस में चले गए, वहां मंत्री बन गए। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोगों के लिए भी होनी चाहिए, यानी ऐसी फाइट्स हुई तो जरा कवर करने में मजा आता है। बाकी पॉलिटिक्स छोड़िए, लेकिन मुझे ये लगता है ये सब अरेंजमेंट्स जो है, ये सब एक दूसरे के फायदे के लिए है। और जो आखिरी में उनका जो एक टोटल जो बनेगा, वो टोटल के साथ आने के लिए जो जो भी जुगाड़ किए जाएंगे, वही जुगाड़ की शुरुआत यहां से है। और मैं आपको, आपने देवेंद्र फडणवीस साहब की बात छेड़ी थी, तो देखिए उन्हें हो गए 10 साल अभी पावर में। उसमें बीच में के 2 साल छोड़ दिए, वो दो 2.5 साल वो यहाँ पावर में नहीं थे, लेकिन वो सेंट्रल में पावर में थे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का पॉलिटिक्स जो कंट्रोल हो रहा था उनके थ्रू, जिस तरीके से सब कार्यक्रम यहाँ हो रहे थे, कोट अनकोट, तो वो मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि वो पूरे 10 साल वो पावर में थे। शिंदे आने के बाद मुझे लगता है थोड़ा उनको एक, ये तो ही वॉज, मैं लिखा भी था, मैं बोलता भी हूं हरदम कि वो रिलक्टेंट डीसीएम, उन्हें डीसीएम नहीं बनना था, उन्हें पार्टी के लिए काम करना था। लेकिन बाद में शायद ये भी समझ में आया कि अगर कांग्रेस से लड़ना है तो सबसे ज्यादा अगर पवार साहब से लड़ना है तो सरकार में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यू वहीं हैव से टू आप बी इन दोस में रहते हैं। कैबिनेट मैं मीटिंग, पवार साहब की बात, देखिए प्ले ये एनी दोनों ने काइंड जो ऑफ बातें कही ना, डिक्टेटर। उससे मैं बहुत अलग बात जो मेरा खुद का है, इसमें ये दोनों भी मानेंगे। क्योंकि पवार साहब का जो सबसे बड़ा दुश्मन, राजकीय दुश्मन आज की तारीख में जो है, जो 2014 से जो सीएम हुआ, उसके बाद पहला एजेंडा जो देवेंद्र फडणवीस का था कि मुझे पवार साहब का जो साम्राज्य है उसको ढीला करना है। उन्होंने उसकी शुरुआत करी। पवार साहब ने पहले ही, जैसे समझ में आया, 9:30-9 बजे 2014 के जब रिजल्ट्स आए, तभी उन्होंने आम्ही यांना बाहेरून पाठिंबा देतो, यानी हम इन्हें बाहर से सपोर्ट करते, उसका अनाउंसमेंट हुआ, तभी तो सिर्फ ट्रेंड्स आ रहे थे। तो उन्हें तभी भी शक था कि ये जो काम होगा वो मेरे खिलाफ होगा, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत कोई भी कहे, सबसे बड़ी ताकत जो जो चेंज ला सकती है, उसको गेम चेंजर ताकत अभी भी शरद पवार है। ये बीजेपी वाले भी मानते हैं, ये कांग्रेस वाले भी मानते हैं, ये शिवसेना वाले भी मानते हैं, ये सभी लोग मानते हैं। तो जब पवार साहब को चांस मिला कि मेरा जो नंबर 1 राइवल है, इसको मैं, जो एक मराठी में शब्द है गोडी गुलाबी, और थ्रू बड़ा काजोलिंग करके, और नहीं नहीं नहीं, एडजस्टमेंट हो रही है, बढ़िया हो रहा है, उन्होंने एक ऑप्शन देवेंद्र फडणवीस के सामने रखा कि भैया ये चले गए तो मैं हूं। लेकिन वो डायरेक्ट पिक्चर में नहीं आए, उन्होंने अपने जो दो गुर्गे थे तभी के, और इसके बहाने सोनिया एक गांधी के भतीजा सामने उनकी और बार्गेनिंग एक हो गई। प्रफुल्ल भाई, हाँ, इन लोगों को दोनों में काम लगा के इन्होंने बढ़िया परफेक्ट, जब चांस मिला उनको आ गया है। जब वो टापू में आए, जब राइफल की रेंज भी देखनी होती है ना, स्नाइपर को भी रेंज देखनी पड़ती है, तभी उसकी गोली लगेगी। जब ये रेंज में आए तब इनका, और मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं जो अभी बहुत पॉपुलर है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, कार्यक्रम, कोट एंड कोट। और अभी भी जो लड़ाई है, अभी भी जो लड़ाई है, वो लड़ाई देवेंद्र फडणवीस
और शरद पवार ऐसे ही है इसी इलेक्शन में भी। चलिए, ये दोनों बहुत फैक्टर शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, और ये दोनों का एक दूसरे से इतना, दोनों के भविष्य से इतना जुड़ाव है। पर खेल ये है धर्मेंद्र भाई, पर एक चीज में वो एक साथ है। राजदीप जी, भाई, राजदीप जी, आई कम टू यू, राजदीप जी, आई कम टू यू। खेल ये है कि शरद पवार को पता है कि अब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठना है। उन्हें नहीं बैठना है। एक बार जब आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि बिठाना है, खुद नहीं बैठना है, तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि मुझे बैठना है। उनके पास बहुत कैंडिडेट्स है जी, वही मैंने उनके पास बहुत खुद नहीं कैंडिडेट्स बैठना है। दूसरा, उन्हें बस इतना चाहिए कि उनके बिना ना हो पाए, और उनके पास एक जो पॉलिटिकल मोबिलिटी वाला मामला है, और देवेंद्र फडणवीस को है कि आई एम द क्लेमेंट। सो दिस वेरी इंटरेस्टिंग। राजदीप जी, प्लीज गिव मैं एक ही लाइन में कहूंगा, एक ही चीज है जहां शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल एक साथ आए हैं पिछले कुछ सालों में, जानते हैं वो क्या है? क्रिकेट। बिल्कुल, क्रिकेट। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का जब चुनाव हुआ था कुछ साल पहले, तब वो एक साथ आए और उन्होंने लास्ट मिनट संदीप पाटिल, जो हमारे 83 के वर्ल्ड कप विनर है, वो बेचारे, उनको लगा वो शरद पवार उनको आगे कर रहे हैं, इसलिए वो तय हो गए चुनाव लड़ने के लिए। लास्ट मिनट में देवेंद्र फडणवीस के जो कैंडिडेट है अमोल काले, जो जिनका देहांत हुआ कुछ महीनों पहले, उनको दोनों ने एक साथ समर्थन किया, और हमारे पुराने दोस्त जो संदीप पाटिल है वो बेचारे किनारे पर रह गए। तो क्रिकेट एकमेव चीज है जहां ये सब एक साथ आते हैं। जैसे आपने बीसीसीआई में भी देखा है, राजीव शुक्ला और जय शाह एक साथ आ जाते हैं जब बीसीसीआई का कोई चुनाव हो। उसी तरह मुंबई में वही होता है। लेकिन बिल्कुल धर्मेंद्र जी ने सही कहा, एक बैटल जरूर, बैटल विद इन अ बैटल है। देवेंद्र फडणवीस बनाम शरद पवार, जो 2019 में जो लड़ाई शुरू हुई, वो अब 2024 में ये जो चतरत, और उनके ऊपर भी है, देवेंद्र फडणवीस को बैक करने वाले अमित शाह भी हैं। तो अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस नजर बनी रहेगी। अब समय अभाव, चलते यहाँ रोकते हैं। थैंक यू। शुक्रिया